Mission Control, this is Hermes Actual. We will proceed on schedule. SpaceX थर्ड लॉन्च का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। लगातार 2 रॉकेट्स फेल हो चुके थे। तीसरे लॉन्च के लिए इलॉन खुद के लास्ट 100 करोड़ भी लगा चुका था। अगर ये लॉन्च फेल होता है तो इलॉन के साथ हजारों लोगों के मार्स पे जाने का सपना खत्म। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठा। सारा रूम खुशी के मारे चिल्ला रहा था। पूरे 2.5 मिनट के बाद अपर स्टेज बूस्टर से अलग हो गया, जैसे कि होना चाहिए था। एक इंजीनियर ये देख के चिल्लाया, तीसरी बार हमेशा जादू होता है। लेकिन इस डायलॉग के 2 सेकंड बाद ही स्क्रीन ब्लैक हो गई। Spectacular SpaceX rocket explosion marked a huge failure for the private space industry. It was also a सारे इंजीनियर्स रोने लग गए जैसे ही SpaceX का तीसरा रॉकेट फेल हुआ, क्योंकि इलॉन मस्क ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 3 रॉकेट्स को टेस्ट करने के लिए पैसे हैं। सबको पता था कि सालों से जिस चीज का वो सपना देख रहे हैं, जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे थे, वो अब पूरी नहीं होगी। सब इलॉन की स्पीच का इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि इलॉन मस्क बोलेंगे कि हमने मेहनत की, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, और शायद बाकी सब एम्प्लॉइज को अलविदा कह देंगे। लेकिन इलॉन हार मानने को रेडी नहीं थे। वो स्टेज में आते ही बोले, पूरी SpaceX की टीम एक भी दिन का रेस्ट नहीं लेगी और हम 4th लॉन्च की तैयारी करेंगे। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने गलती कहां पर करी है। ये स्पीच सुनकर पूरी टीम में जोश वापस आ गया। कार्ल हॉफमैन, जो कि वायर्ड के रिपोर्टर थे, वो इलॉन मस्क के पास आए और कहा कि आप इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं। इस पर इलॉन मस्क बोले, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फक दैट। भगवान को मैं साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा, और हम रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचा के ही दम लेंगे। SpaceX का फर्स्ट रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च पैड पर खड़ा था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका था, बट इलॉन का ध्यान कहीं और था। वो अपने टीममेट चार्ली के पास जाते हैं। इलॉन, फैल्कन 5 के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए मुझे बताओ। चार्ली, इलॉन, लॉन्च में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, वहां पर फोकस करो। इलॉन, चार्ली मेरी बात सुनो, फ्यूल टैंक के लिए जो नया एल्यूमिनियम मटेरियल चाहिए उसको ऑर्डर किया कि नहीं। चार्ली, नहीं किया। 60 सेकंड्स लेफ्ट फॉर लॉन्च। इलॉन का फोकस अभी भी चार्ली पर था। क्या मतलब, तूने कोई पार्ट्स ऑर्डर नहीं किए? इलॉन ने गुस्से में कहा। चार्ली को ये बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं यहाँ पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्च कंट्रोल कर रहा हूँ, और काउंटडाउन के बीच में इलॉन ऐसे अजीब बचकाने सवाल क्यों पूछ रहा है। बट चार्ली को ये नहीं पता था कि इलॉन लॉन्च को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस था, और फ्यूचर के बारे में सोच के वो अपना स्ट्रेस कम कर रहा था। 20 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर द लॉन्च। बिल्कुल लास्ट मूवमेंट में इलॉन का ध्यान वापस से लॉन्च पर आया। 5, 4, 3, 2, 1 लॉन्च। फैल्कन 1 सक्सेसफुली टेक ऑफ कर चुका था। ठीक 5 सेकंड के बाद SpaceX का इंजीनियर टॉम जोर से चिल्लाता है, ओह शिट, हम थ्रस्ट लूज कर रहे हैं। फैल्कन 1 क्रैश हो चुका था। उसके सारे हिस्से सामने ओशन में बिखरे पड़े थे। क्रैश का सर्वे खत्म होने के बाद उस रात इलॉन और उनकी टीम एक बार में जाकर बियर पी रही थी। इनकी टीम के कुछ इंजीनियर्स इतने दुखी थे कि वो रोने लग गए। बट इलॉन का फेस बिल्कुल पत्थर की तरह इमोशनलेस था, और वो काफी देर से कुछ सोच रहे थे। इलॉन अपनी टीम की तरफ मुड़े और उनको बहुत ही काम तरीके से कहा, फर्स्ट मिशन में फेल होना तो कॉमन सी बात है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सबको ये पता ही था, बट कोई बात नहीं, वापस से रॉकेट बिल्ड करते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लॉन्च से पहले एक नट बोल्ट जो कि रॉकेट के फ्यूल टैंक में लगा था, उसमें जंग लग गया था, जिसकी वजह से फ्यूल लीक हो रहा था और रॉकेट क्रैश हो गया। इलॉन पर्सनली काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। उनके पास सिर्फ 3 लॉन्चेस करने के लिए पैसे थे, और एक लॉन्च ऑलरेडी फेल हो चुका था। नासा ने इलॉन को कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया था, बट नासा ने एक कंडीशन रखी थी कि SpaceX को पहले फैल्कन को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाना पड़ेगा। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए इलॉन और उनकी टीम अमेरिकन नाम की इस मूवी को देखने लग गई। सेकेंड अटेम्प्ट, 3, 2, 1 लॉन्च। अपने सेकंड अटेम्प्ट में फैल्कन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। तेजी से ये रॉकेट ऊपर जा रहा था और कुछ ही मिनटों में फैल्कन स्पेस में था। रॉकेट को लॉन्च हुए 5 मिनट हो चुके थे। अब तक रॉकेट का सेकंड स्टेज इंजन स्टार्ट हो चुका था। इलॉन स्क्रीन में ये देखकर स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे, इस वीडियो को मैं लंबे समय तक अपने पास रखूंगा और इसे देखता रहूंगा। दूसरे स्टेज में घुसने के कुछ ही देर बाद रॉकेट डगमगा रहा था और कंट्रोल लूज कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि रॉकेट को किसी ने वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा दिया हो।
रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा था और लॉन्च के ठीक 11 मिनट बाद बूम की आवाज हुई और कंट्रोल रूम का स्क्रीन ब्लैंक हो गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारी पिछली काफी वीडियोस में बहुत से व्यूअर्स ने हमारी एडिटिंग स्किल्स की तारीफ करी। इवन कि हमारे बहुत से बड़े यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिनको वीडियो एडिटिंग तो अच्छी लगी ही, लेकिन साथ में उन्होंने पूछा कि आपको ये वीडियो एडिटर्स मिले कहां से। तो इससे एक बात तो क्लियर थी कि बहुत से लोग अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे एडिटर्स को हायर करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही अपनी स्किल शेयर कर दें और इसीलिए हमने 7 डेज प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स लॉन्च किया, जिसमें कोई भी इस कोर्स को 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर फुल गीगल की एक वीडियो बना के दिखाई गई है यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो। और कोर्स के एंड में हम एक 2 मिनट की असाइनमेंट देंगे जिसे आप कंप्लीट करके हमें सबमिट कर सकते हैं और हम इसे अपनी वेबसाइट में डाल देंगे ताकि बाकी यूट्यूबर्स आपके साथ कांटेक्ट कर सके, या फिर आप खुद जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये 2 मिनट का वीडियो सैंपल आपका रेज्यूमे की तरह काम करेगा, जिससे आप अपना स्किल बाकी यूट्यूबर्स को दिखा सकते हैं। अब ऑब्वियसली हमने सोचा कि इसका प्राइस क्या रखना चाहिए, तो हमने देखा कि कई लोगों ने अपने कोर्स का प्राइस 44,000 के आसपास रखा है। अब बेशक इस कोर्स में लेक्चर्स के साथ साथ हम सारी AI इमेजेस दे रहे हैं जो हमने प्रोजेक्ट में यूज करी है, प्रीमियम टेक्स्ट प्रीसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स टेम्पलेट दे रहे हैं, वीडियो टेम्पलेट, सिनेमैटिक साउंड पैक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी टोटल वर्थ इतनी बैठती है। बट इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए एज ऑफ नाउ हमने इस कोर्स का प्राइस गीगल ऐप में अप्रोक्सीमेटली 1999 रखा है। बट क्योंकि अभी हम इसे गीगल वीडियो के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो हमने लिंक दिया है उसके थ्रू जो स्टूडेंट इस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो इसे 1499 में बाय कर सकते हैं। हम जल्दी एक शॉर्ट मूवी रिलीज करेंगे अपनी इन्हीं एडिटिंग स्किल्स को यूज करके, और उस मूवी की केस स्टडी भी हम इस कोर्स में ऐड कर देंगे, जिसके बाद कोर्स का प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। लेकिन जिन लोगों ने ये कोर्स आज बाय कर लिया है उन्हें ये केस स्टडी हम बिना किसी प्राइस में दे देंगे। और हाँ, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और अगर एक अच्छी क्वालिटी के असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं तो शायद गीगल टीम के साथ आप काम भी कर पाए। ये कोर्स 72 आवर्स मनी बैक गारंटी के साथ आएगा, जिसका मतलब है कि अगर कोर्स लेने के 72 घंटे तक आपको लगता है कि आपको ये कोर्स पसंद नहीं आया तो आपको आपका अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। तो अगर आप भी हमारी तरह वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज, वापस आते हैं स्टोरी में। फैल्कन का सेकंड लॉन्च भी फेल हो चुका था। फर्स्ट लॉन्च के फेल होने के बाद इलॉन और उनकी टीम ने काफी केयरफुल तरीके से सेकंड लॉन्च को प्लान किया था। रॉकेट के सैकड़ों कंपोनेंट्स को एक एक करके अच्छे से टेस्ट किया गया था। इलॉन की आदत थी कि हर चीज को जल्दी पुश करना, बट सेकंड लॉन्च में वो अपनी टीम पर यह प्रेशर नहीं डाल रहे थे ताकि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी ना हो। बट इलॉन ने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। रॉकेट की प्राइस को कम करने के चक्कर में उन्होंने सेकंड स्टेज में स्लॉशिंग रिंग्स नहीं लगाए थे। दरअसल फैल्कन 1 रॉकेट के 2 स्टेज थे। पहले स्टेज इंजन का काम था रॉकेट को 2 मिनट 49 सेकंड तक ऊपर ले जाना। सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज को अलग करके अगले 6 मिनट में रॉकेट को स्पेस तक ले जाता था। इन दोनों स्टेज में अपने अपने फ्यूल टैंक थे और हर टैंक में स्लॉशिंग रिंग लगे थे। इन स्लॉशिंग रिंग का काम था कि जब रॉकेट हवा में है तब रॉकेट का फ्यूल अपने टैंक में रहे और कहीं लीक ना हो जाए। बट सेकंड स्टेज के फ्यूल टैंक में उन्होंने ये रिंग नहीं लगाए थे। लॉन्च से पहले स्पेसएक्स की टीम ने टॉप 15 रिस्क की लिस्ट बनाई थी, जिसमें स्लॉशिंग को उन्होंने 11वें नंबर पर रखा था। और जब इलॉन ने ये लिस्ट देखी तो उन्होंने कहा, नहीं, इसके बिना भी हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। और उनकी इस गलती की वजह से रॉकेट घूमकर क्रैश हो गया। इलॉन मुश्किल में थे, उनके पैसे खत्म हो रहे थे और उनके पास अब सिर्फ एक अटेम्प्ट बाकी था, लॉन्च 3। 2 लॉन्चेस के फेल होने के बाद इलॉन थर्ड लॉन्च के लिए बहुत ही पॉजिटिव थे। उन्हें पता था कि इस लॉन्च के बाद कंपनी के पास पैसे नहीं है, इसलिए स्पेसएक्स की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी। इस बार इलॉन ने और बड़ा रिस्क लिया। पिछले 2 रॉकेट्स के आगे पहले कोई भी पेलोड नहीं था, लेकिन इस थर्ड लॉन्च में 3 चीजें रॉकेट के आगे लगाई गई थी। पहला था नासा की 2 छोटी सैटेलाइट्स, दूसरी थी एयरफोर्स की एक एक्सपेंसिव सैटेलाइट, और तीसरी चीज उससे भी अनमोल थी। स्टार ट्रेक मूवी सीरीज में जिस एक्टर ने स्कॉटी का रोल प्ले किया था उसकी अस्थियां भी इसमें डाली गई थी, क्योंकि इलॉन उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे। लॉन्च को स्टार्ट किया गया। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठा। सारा रूम खुशी के मारे चिल्ला रहा था। पूरे 2.5 मिनट के बाद अपर स्टेज बूस्टर से अलग हो गया, जैसे कि होना चाहिए था। एक इंजीनियर ये देख के चिल्लाया, तीसरी बार हमेशा जादू होता है। लेकिन इस डायलॉग के 2 सेकंड बाद ही स्क्रीन ब्लैक हो गई।
इलॉन और उसकी टीम को पता चल गया था कि ये मिशन भी फेल हो गया है और स्पेसएक्स का रॉकेट अब स्कॉटी की अस्थियां और सैटेलाइट के साथ नीचे धरती की तरफ गिर रहा है। पूरी टीम इमोशनल हो गई, कई इंजीनियर्स रोने लग गए। सबको पता था कि सालों से जिस चीज का वो सपना देख रहे हैं, जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे थे, वो अब पूरी नहीं होगी। सब इलॉन की स्पीच का इंतजार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि इलॉन मस्क बोलेंगे कि हमने मेहनत की, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, और शायद बाकी सब एम्प्लॉइज को अलविदा कह देंगे। लेकिन इलॉन हार मानने को रेडी नहीं थे। वो स्टेज में आते ही बोले, पूरी स्पेसएक्स की टीम एक भी दिन का रेस्ट नहीं लेगी और हम 4th लॉन्च की तैयारी करेंगे। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने गलती कहां पर करी है। ये स्पीच सुनकर पूरी टीम में जोश वापस आ गया। वो सब रेडी हो गए थे 4th लॉन्च के लिए। इलॉन को चौथे लॉन्च के लिए अब पैसे चाहिए थे और इलॉन ने अपने पुराने पेपल कलीग से मदद मांगी। कुछ साल पहले जब इलॉन पेपल में काम करते थे, तब इन्हीं लोगों ने मिलकर इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटवाया था। अब पेपल की टीम में से कुछ लोगों ने फाउंडर फंड खोला था, जिसका काम था नए फाउंडर्स के स्टार्टअप को पैसे देना। इलॉन ने पीटर लिंच को कॉल किया, जिस पर पीटर लिंच ने इलॉन से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें पैसे दूं, मुझे स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से बात करनी है। इस पर इलॉन बोले, तुम स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से ही बात करें। पीटर लिंच ये स्टेटमेंट सुनकर शॉक रह गए कि कुछ साल पहले तो हम सब सॉफ्टवेयर बना रहे थे, अब अचानक से इलॉन एक रॉकेट कंपनी के चीफ इंजीनियर कैसे बन गए। एनीवेज 3 अगस्त 2008 को फाउंडर फंड ने स्पेसएक्स में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए। इस पर इलॉन कहते हैं कि मैं किस्मत में यकीन तो नहीं करता, लेकिन कर्मा काम करता है। जब इन लोगों ने मुझे पेपल से निकाला था तो मैं इनसे लड़ सकता था, इन्हें गालियां दे सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से स्पेसएक्स को फंडिंग मिल गई। अगर ये फंडिंग नहीं मिलती तो स्पेसएक्स उसी दिन बंद हो जाता। पैसे मिलते ही इलॉन ने अपनी स्पेसएक्स की टीम को कहा कि 6 हफ्ते के अंदर हमें नेक्स्ट लॉन्च करना है। ये सुनकर स्पेसएक्स की टीम शॉक रह गई कि इलॉन ये क्या बोल रहे हैं। जब स्पेसएक्स ने पहला लॉन्च किया था तो दूसरा लॉन्च करने में उन्हें 12 महीने लगे थे और दूसरे लॉन्च से तीसरा लॉन्च करने में उन्हें 17 महीने का टाइम लगा था। और अब इलॉन बोल रहे हैं कि तीसरे से चौथा लॉन्च बस 6 हफ्तों में कर दो। ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनकर स्पेसएक्स का लॉन्च डायरेक्टर टिम बुजा इलॉन को बोला कि अगर सच में तुम्हें 6 हफ्ते में लॉन्च करना है तो हमें लॉस एंजलिस की फैक्ट्री से रॉकेट के कंपोनेंट्स लाने पड़ेंगे, और इतना बड़ा रॉकेट सिर्फ अमेरिका के एयरफोर्स के प्लेन C-17 में ही आ सकता है। टिम बुजा को लगा कि इलॉन बोलेंगे कि चलो फिर हम रॉकेट को समुद्र के रास्ते से लाएंगे, इसकी वजह से नेक्स्ट लॉन्च थोड़ा डिले करना पड़ेगा। लेकिन इलॉन बोले, हाँ तो फिर जल्दी एयरफोर्स से बात करो, हम उनको पैसे दे देंगे। इस डायलॉग के बाद टॉम बुजा और सारे स्पेसएक्स की टीम समझ गई थी कि इलॉन मस्क ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, और सारी टीम बहुत खुश थी। इंजीनियरिंग टीम अगले ही दिन लॉस एंजलिस से रॉकेट के पार्ट्स लेने चले गई। रॉकेट्स के पार्ट को C-17 प्लेन में डाला गया। बीच रास्ते में प्लेन को हवाई में लैंड करना था ताकि प्लेन में फ्यूल भरा जाए। जैसे ही प्लेन को पायलट थोड़ा नीचे लेके जा रहे थे, तभी एक आवाज आई। थोड़ी देर के बाद एक और आवाज आई। प्लेन में बैठे स्पेसएक्स के इंजीनियर इधर उधर भागने लग गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने जब रॉकेट को देखा तो वो अंदर की तरफ पिचक गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि रॉकेट के 2 स्टेजेस बंद थे और उसके अंदर की हवा का प्रेशर कम था और बाहर की हवा का प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से रॉकेट अंदर को पिचक रहा था। एक पतला सा इंजीनियर जल्दी से कॉकपिट में भागा और पायलट को चिल्लाने लग गया, ऊपर ऊपर, प्लेन ऊपर को ले जाओ, हमारा रॉकेट पिचक रहा है। पायलट ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ रॉकेट ले जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। जल्दी से स्पेसएक्स के इंजीनियर्स रॉकेट की तरफ भागे और रॉकेट के फर्स्ट और सेकंड स्टेज को अलग कर दिया ताकि रॉकेट के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। जब प्लेन लैंड किया गया तो इंजीनियर्स ने इलॉन को फोन करके सारी बात बताई। सबको लग रहा था कि इलॉन बोलेंगे, ठीक है वहीं पर रुको और रॉकेट को पहले रिपेयर करो या लॉन्च डिले करो। लेकिन इलॉन ने रॉकेट को टेस्ट साइट ख्वाज में ले जाने के लिए कहा और कहा कि इस रॉकेट को वहीं पर रिपेयर करो। सब इंजीनियर इस वक्त फोकस्ड हो गए थे और सब ने कहा, मैन वी विल मेक दिस थिंग वर्क, और उन्होंने दिन रात उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और इस रॉकेट को फिक्स किया। 28 सितंबर 2008 को रॉकेट लॉन्च होना था। इलॉन के भाई किम्बल मस्क सुबह इलॉन के कमरे में आए और कहा, चल डिज्नीलैंड चलते हैं। इस पर इलॉन ने कहा, नहीं आज लॉन्च है। इस पर किम्बल बोले, हाँ लॉन्च शाम को है, हम बच्चों के साथ जाएंगे, इससे थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। इस पर इलॉन मान गए। इलॉन कहते हैं कि उनके पास उस दिन VIP एक्सेस नहीं था और उन्हें काफी देर लाइन में खड़ा होना पड़ा, जिससे उनकी बहुत टेंशन कम हो गई। इलॉन फाइनली टेस्ट साइट पे पहुंचे और काउंटडाउन स्टार्ट किया गया। 5, 4, 3, 2, 1। इलॉन की नजर स्क्रीन में थी जहां रॉकेट्स दिख रहे थे। रॉकेट परफेक्टली लॉन्च हुआ। 2 मिनट के बाद सेकंड स्टेज अलग हो गया। फाइनली लॉन्च के 9 मिनट के बाद रॉकेट के आगे पेलोड ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। इलॉन मस्क बहुत खुश हुए और चिल्लाए, दैट वाज फ्रीगिंग ऑसम। इलॉन का भाई किम्बल मस्क रोने लग गया। फैल्कन 1 जो कि रॉकेट का नाम था, उसने हिस्ट्री बना दी थी। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 500 लोग थे, उसने वो कर दिखाया था जो बोइंग जैसी कंपनीज भी नहीं कर पाई थी, जिसके 50,000 एम्प्लॉइज थे। इलॉन स्टेज पर आया और बोला, ये सिर्फ पहली अचीवमेंट है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अगले साल फैल्कन 9 लॉन्च करेंगे।
और फिर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे और इवन मार्स भी जाएंगे। हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था। कुछ दिन के बाद नासा ने इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन यानी करीबन 15,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसकी वजह से स्पेसएक्स मरते मरते बचा। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही इलॉन चिल्लाया, आई लव नासा। इवन अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया और पासवर्ड था ओके। तो एक बार जो ये पूरी वीडियो है वो मैं आपके लिए समराइज कर लेता हूँ। हमने 4 लॉन्चेस के बारे में बात करी। इलॉन मस्क के पास 3 लॉन्चेस के पैसे थे, उन्होंने अपनी पर्सनल मनी भी उसमें इन्वेस्ट कर दी थी। अगर ये तीसरा लॉन्च फेल होता तो पूरा का पूरा स्पेसएक्स और इवन इलॉन मस्क की जो वेल्थ है वो जीरो हो जाती। लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। तीसरे लॉन्च के बाद ही उन्होंने बोला कि जो चौथा लॉन्च है उसे 6 हफ्ते के अंदर अंदर लॉन्च करो। आप जस्ट इमेजिन करो कि कितनी बड़ी बात है। पहले लॉन्च और दूसरे लॉन्च के बीच में 12 महीने का टाइम था, दूसरे और तीसरे लॉन्च के बीच में 17 महीने का टाइम था, और तीसरे लॉन्च के बाद वो बोले कि 6 हफ्ते में लॉन्च कर दो, जबकि आप पूरे बर्बाद हो चुके हो। अगर हम जैसे लोग होते हैं, हम क्या बोलते हैं, यार इस बार बहुत कम पैसे हैं, आराम से एक एक स्टेप को बार बार एनालाइज करके हम चौथा लॉन्च करेंगे। बट ही वॉज ऑल इन, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस क्वालिटी की वजह से वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। इसे कहा जाता है फेलिंग फॉरवर्ड, यानी आप फेल हो रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन आप हमेशा फॉरवर्ड फेल हो रहे हो। आप कुछ लर्न कर रहे हो, फिर आइट्रेट कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, फिर अगेन फेल, फिर दोबारा से इंप्रूव, फिर अगेन फेल एंड सो ऑन। तो ये जो फीडबैक साइकिल है वो जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा जो काम है वो हम कर सकते हैं। आई होप हमारी पूरी गीगल टीम की जो मेहनत है वो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।